हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये 69th बीपीएससी के लिए टेस्ट बनाया गया। टेस्ट नंबर जो है 9 है। ये बीपीएससी मेकर के द्वारा ये बनाया गया है और हमारे चैनल पे अगर ये बात करें तो टेस्ट नंबर 19 होगा। वहाँ पे टोटल अभी जो टेस्ट है 18 टेस्ट हम अपलोड किए हैं, अलग अलग कोचिंग से है टेस्ट वो। और ये जो है बीपीएससी मेकर का टेस्ट नंबर 9 और हमारे चैनल पर टेस्ट नंबर 19 होगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिनका नाम है डॉक्टर रोहिणी ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो देखिए अभी हाल ही में 2023 में बिहार में जो है बिहार में मिसेज बिहार 2023 का आयोजन पटना में किया गया था, जिसमें से ये डॉक्टर रोहिणी को चुना गया मिसेज बिहार 2023 के लिए। ये मूल रूप से जो है ये सहरसा जिला के रहने वाली है। वर्तमान में ये पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इंग्लिश डिपार्टमेंट में एक एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे ये काम कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? तो ये पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को अभी चुना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर दो है, बिहार के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में पिछड़े वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? जैसे आप लोगों को पता होगा कि अभी बिहार में क्या हो रहा है, पिछड़े वर्ग का जो जाति सर्वेक्षण हो रहा है वो हो रहा है। तो अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में 1 मई 2023 को उड़ीसा में अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको ओबीसी कहा जाता है उसका सर्वेक्षण शुरू हुआ है। तो बिहार के बाद कहाँ शुरू हुआ है? उड़ीसा में। उड़ीसा बिहार के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जहाँ पे ओबीसी सर्वेक्षण किया जा रहा है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम दोनों से हो रहा है। तो याद रखिएगा कौन सा हो गया, 2 का सही आंसर हो गया डी। करेंट अफेयर है, इसमें कहा जा रहा है हाल ही में किस देश ने यूएई को हराकर एसीसी मेंस प्रीमियम कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। साथ ही क्रिकेट एशिया कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया गया है। तो ये किया गया है नेपाल के द्वारा। इसका अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो है पहली बार एशिया कप का आयोजन 1984 में यूएई में किया गया था और इस बार भी कहाँ पर हुआ है? इस बार भी यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। ये जो है 15वां संस्करण था जो कि श्रीलंका में होना था, लेकिन कुछ वहाँ पे आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते इसका जो आयोजन किया गया था संयुक्त अरब अमीरात में कराया गया था। अभी तक कुल 15 संस्करण के एशिया कप हो चुके हैं, जिसमें भारत जो है सबसे ज़्यादा मतलब 7 बार जो ये विजेता रहे हैं अपने, और उसके बाद श्रीलंका रहे दूसरे नंबर पर। श्रीलंका अपने नाम किए हैं 6 और इस बार का कौन जीते हैं? तो 2023 का जीते हैं नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, पिछले वर्ष 2022 में भोजपुरी विवाह गीतों पर शोध के लिए किस देश से हेलन नामक की महिला बिहार यात्रा पर आई थी? तो देखिए ये 2022 में अमेरिका से आई हुई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या, ये 9 महीना तक अपने बिहार में रहे थे और ये इसका जो काम था भोजपुरी विवाह गीत के और छठ जो गीत है और अन्य धार्मिक सांस्कृतिक गीतों पर शोध करने के लिए ये बिहार आई थी। और आई थी कहाँ से? ये अमेरिका से आई हुई थी। है 5वां, इसमें कहा जा रहा फीफा की हालिया घोषणा के अनुसार 2026 वर्ल्ड कप की मेज़बानी किस देश में किया जाएगा? तो ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन जो हुआ जा रहा है ये मल्टीपल देश में किया जा रहा है। ये अमेरिका, उसके बाद कनाडा और उसके बाद मेक्सिको, ये 3 कंट्री में आयोजन किया जा रहा है 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा। तो सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। अभी जो 2022 में जो आयोजित किया गया था फीफा वर्ल्ड कप, इसमें कहाँ पर किया गया था? कतर में किया गया था और इसमें 32 टीम ने भाग लिया था, मतलब 32 टीम से ज़्यादा भाग लिया था। और 2026 में जो होने वाला है उसमें कुल 48 टीम भाग लेगी। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में जूरिक नाम की जगह है, वहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप का मुख्यालय है। तो इसका सही आंसर हो गया 5 का ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 3 कंट्री में इसका आयोजन होने जा रहा है, अमेरिका, कनाडा एवं मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग बिहार सरकार की ओर से 15 और 16 अप्रैल 2023 को बिहार के किस जिले में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? तो ये फेस्टिवल का नाम आप लोग को याद रखना है, थावे फेस्टिवल। इसका आयोजन किया गया था अप्रैल 2023 में, ये किया गया था गोपालगंज में। ठीक है, और ये त्यौहार का ये 11वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें बॉलीवुड एक्टर
बॉलीवुड के जो गायक हैं हिमेश रेशमिया, उन्होंने भी भाग लिया था। और इस फेस्टिवल का जो उद्घाटन किया गया था, ये किया गया था उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा। और पहली बार ये जो आयोजित किया गया था 2012 में, तब से लगातार ये आयोजित किया जाता है। तो नाम याद रखिएगा, थावे फेस्टिवल का आयोजन हुआ था अप्रैल 2023 में गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन से देश शीर्ष पर रहा है? तो ये देश है अमेरिका। अभी हाल ही में जो पूरी दुनिया भर में ग्लोबल यूनिकॉर्न का इंडेक्स जारी किया गया है हुरून ग्लोबल के द्वारा। जो इंडेक्स जिस नाम से जाना गया उसका नाम है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। इसमें अगर भारत की हम लोग बात करें कौन कौन सी कंपनी जो है यूनिकॉर्न है, तो ये बैजू है, स्विगी है, ड्रीम 11 इत्यादि है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में यूनिकॉर्न की संख्या है लगभग 1361, जिसमें से 138 यूनिकॉर्न कंपनी जो है वो भारत से है। और इस स्थान अगर इसमें हम लोग बात करें रैंकिंग का, तो तीसरे नंबर पे हमारा भारत आता है। दुनिया में 1361 यूनिकॉर्न है, जिसमें से अमेरिका में 666, चीन में 316, भारत में 138। तो अमेरिका जो है ये ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में ये सबसे टॉप पर है, जहां सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनी है। तो 7 का सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, किसे हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 2023 की बात हो रही है, तो ये दिया गया है आशा भोसले जी को। ठीक है, तो चलिए हम लोग लता मंगेशकर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो है पिछले साल जो लता मंगेशकर पुरस्कार जो है पिछले साल स्टार्ट किया गया था 2022 में। इसमें सबसे पहले जो मिला था 2022 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, वो मोदी जी को, मतलब नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2023 को मिला है किसको? ये आशा भोसले जी को मिला है। ये लता मंगेशकर को कहा जाता है भारत की कोकिला के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनको 1989 में दादा फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2001 में भारत रत्न मिला था। उसके बाद 2021 में अगर बात करूं तो वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण पुरस्कार से भी इसको सम्मानित किया जा चुका है। और तो 2023 का किसको मिला है पुरस्कार? तो ये मिला है आशा भोसले जी को। क्वेश्चन नंबर है 9, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा फर्स्ट लॉन्च किया है? तो ये किया गया है केन्या के द्वारा। और किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो 15 अप्रैल 2023 को ये कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया है। जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसके द्वारा ये टाइफा फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। ठीक है, 10 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में पेंगुइन 3 नामक एक उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है चीन देश के द्वारा। ठीक है, और ये जो है चीन के द्वारा या चीन का पहला ऐसा सैटेलाइट है जिससे अंतरिक्ष से पृथ्वी पर बारिश, बाढ़, भूस्खलन आदि का निगरानी कर सकेंगे। तो नाम याद रखिएगा सैटेलाइट का, और ये चीन के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी बनी है? तो ये है दीपक मिश्रा को अभी ये अवार्ड दिया गया हुआ है। हाल ही में जो विंग कमांडर दीपक मिश्रा है, ये भारतीय वायुसेना के एक सम्मानित और सेना मेडल से सम्मानित एक अधिकारी है, जिनको अभी हाल ही में वीरता पुरस्कार का सम्मान दिया गया है। और ऐसा पाने वाली ये पहली महिला है। तो 11 का सही आंसर हो गया ए। है 12 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हाल ही में जारी फोर्ब्स 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट्स की सूची के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? तो इसमें देखिए 3 मिलान सही है। पहला मिलान है, शीर्ष स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका जो है 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। दूसरे नंबर पे है लियोन मेसी। इसका जो है 130 मिलियन डॉलर के साथ ये दूसरे नंबर पर है, और ये अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे है किलियन एम्पेबे, जो कि किलियन एम्पेबे जो है इसका 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ ये तीसरे स्थान पर है। तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों जो है पहला। क्वेश्चन नंबर है 13, हाल ही में पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस का विमोचन हुआ। बताए कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखा गया है अमिताभ कांत के द्वारा, और इस पुस्तक के जो प्रकाशन किया था वो रूपा प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है।
अमिताभ कांत जो है वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ है और ये 1980 बैच के अधिकारी है भारतीय प्रशासनिक सेवा के केरल कैडेट से। तो ये पुरस्कार ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया है। 14 नंबर, जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पुनर्निर्मित श्री कालिका माता मंदिर का अनावरण किया है? तो ये किया गया है गुजरात में। गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पंचमहल, वहीं पे इसका अनावरण किया गया है। तो सही आंसर हो गया 14 का ए। 15, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस रूसी पत्रकार ने अपने नोबेल पुरस्कार की नीलामी कर दी? तो देखिए ये किसके द्वारा किया गया, क्यों किया गया है? तो ये देखिए, ये सबसे पहले जान लीजिए ये पत्रकार, रूसी पत्रकार कौन है? तो ये दामित्री मुरातोवो है और ये जो अपना नोबेल पुरस्कार है उसको नीलामी कर दिया। उससे जो पैसे मिलेंगे इनको, ये यूक्रेन में जो बच्चे विस्थापित हुए हैं उसके मदद के लिए ये डायरेक्ट यूनिसेफ को ये पैसा देंगे। ठीक है, ये बहुत नेक काम किए हैं। है 16, इसमें कहा जा रहा हाल ही में किसने प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द स्टेट्स एंड यूनाइटेड टेरिटरी ऑफ इंडिया पुस्तक जारी किया है? तो ये किया गया नीति आयोग के द्वारा। क्वेश्चन है 17 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में लिपिंज बुक पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये जीता गया है एक लेखिका है जो कि रसिया के है, उनका नाम है मारिया स्टेपानोवा, उसको मिला है। तो सही ऑप्शन हो गया। इस साइड देख लेते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन है। तो 17 नंबर का सही आंसर है बी और ये है मारिया स्टेपानोवा। क्वेश्चन है 18 नंबर, किस देश ने हाल ही में चीन को हराकर फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये चीन कर हराकर अमेरिका के द्वारा ये जीता गया है और इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और ये इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना जो हुआ था 1932 में किया गया था। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष है हामने नियांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हें इन वर्ष 2023 में बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए मधुबनी बिहार की लोक गायिका जो रहने वाली है जिनका नाम है मैथिली ठाकुर को हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथ ही अगर हम लोग बात करें 2022 से, तो 2022 से ये बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर भी है और इसे हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा मैथिली ठाकुर को बिहार स्टेट आइकॉन भी नियुक्त किया है। और इससे कुछ और हम लोग जान लेते हैं मैथिली ठाकुर के बारे में। मैथिली ठाकुर का जन्म हुआ था 25 जुलाई 2000 को बेनीपट्टी मधुबनी बिहार में। हाल ही में 2019, 20 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी में 128 कलाकार को संगीत के क्षेत्र में नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिसमें बिहार के 13 कलाकार शामिल है, जिसमें से 8 पुरुष और 5 महिला है। इसमें से मैथिली ठाकुर भी एक शामिल है। ठीक है, मैथिली ठाकुर को इससे अगर और हट के बात कर ले तो मैथिली ठाकुर को बिस्मिल्ला युवा पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। तो याद रखिएगा 19 नंबर का सही आंसर कौन सा हो गया? तो ये पर्यटन विभाग के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, हाल ही में भुवनेश्वर में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आधारशिला रखी गई। बताएं कि शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से गवर्नर है, मतलब कितने नंबर के गवर्नर है? तो देखिए 12 दिसंबर 2018 को उर्जित पटेल की जगह लिए थे ये शक्तिकांत दास और 25वें गवर्नर के रूप में ये शपथ लिए थे। तो सही आंसर हो गया इसका सी। अगर इससे हट के हम लोग बात कर ले तो देखिए 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, जो कि अब 2024 तक कर दिया गया है। 2020 में इनको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था जिनका नाम था एशिया पैसिफिक रीजन का बेस्ट बैंकर का अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। बाकी 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड इसको मिला है। तो याद रखिएगा शक्तिकांत दास जी जो है ये 25वें नंबर के गवर्नर है और 2018 में उर्जित पटेल के ये जगह लिए थे। क्वेश्चन नंबर है 21 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा ज़मीनी स्तर पर नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए स्टोरीज ऑफ चेंज नामक एक पहल शुरू की है? तो ये पहल किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग का जो स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को इनका स्थापना किया गया था। 22 नंबर,
निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में ITU के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र मतलब इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 22 का C। नंबर है 23। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए, केरल के 3 अवार्ड है। जो पहला नाम है 3 जैसे केरल ज्योति पहला है, ये सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, एक व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। जो इस बार प्रदान किया गया है वो है AMT वासुदेवन नायर को प्रदान किया गया है। इसके अलावा 2 और अवार्ड है केरल के, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है केरल प्रभा, ये अवार्ड दिया जाता है, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है यह, और 3 व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है ये हर साल। उसके बाद तीसरा है केरल श्री, यह तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, ये 6 व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है हर साल। तो याद रखिएगा, केरल का जो सर्वोच्च पुरस्कार है 3 है, केरल ज्योति, केरल प्रभा एवं केरल श्री। जो इस बार केरल ज्योति का पुरस्कार मिला है वो दिया गया है MT वासुदेवन नायर जी को दिया गया है। क्वेश्चन है 24 नंबर, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी होने में मुख्य भूमिका निभाई थी। उनके बलिदान कभी भी भुलाई नहीं जा सकती है। इन तीनों को वर्ष 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी द्वारा जॉन सॉन्डर्स की हत्या तथा सेंट्रल असेंबली के बम फेंकने के आरोप में ब्रिटिश शासन द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया था 23 मार्च 1931 को। ठीक है, इन तीनों को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी की सज़ा हुई थी। तो इन्हीं 23 मार्च को हम लोग हर साल क्या मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 24 का सही आंसर हो गया C। क्वेश्चन नंबर है 25 नंबर, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है? तो बिहार का स्थान है दूसरा। मतलब कहने का है कि अगर हम लोग बात करें कि रिपोर्ट के आधार पर मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ मुहैया कराने में बिहार का स्थान देश भर में दूसरा है, जबकि राजस्थान पहले नंबर पर है। और अगर हम लोग बात करें कि प्रतिशत के मामले में, तो बिहार की इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 66.94% और राजस्थान में 76.02% मरीजों को मुफ्त में दवा मिलती है। तो बिहार दूसरे नंबर पर और राजस्थान है पहले नंबर पर। सही आंसर हो गया इसका B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, हाल ही में लिखित पुस्तक आत्मकथा माई लाइफ एज अ कॉमरेड का संबंध निम्न में से किससे है? तो देखिए, ये इसका संबंध जो है के शैलजा से है। ये के शैलजा जो है पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने एक पत्रकार है जिसका नाम है मंजू सारा, उनके साथ मिलकर ये माई लाइफ इज कॉमरेड लिखी है। बेसिकली इस पुस्तक में जो है शैलजा ने अपने जीवन के उस दौर को लिखा है जब एक छोटी सी बस्ती से उठकर वो राज्य के कैबिनेट सरकार में कैबिनेट मंत्री तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो इसी का विवरण बेसिकली उसमें दिया गया है। ये केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भी काम कर चुकी है के शैलजा, और इसी के द्वारा लिखा गया है बुक माई लाइफ इज कॉमरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, अगस्त 2021 में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया? तो ये देश है कौन सा? ये देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के द्वारा ये मिसाइल लॉन्च किया गया था गजनबी। इसके अलावा और भी मिसाइल का हम लोग नाम देख लेते हैं जो पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया, जैसे शाहीन 3, बाबर क्रूज मिसाइल और फतह फर्स्ट जो है ये लॉन्च किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। नाम से भी आपको पता चल गया होगा कि ये पाकिस्तान ही के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नाम है मिसाइल का क्या? गजनबी। है 28, इसमें कहा जा रहा वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान थीम के साथ हाल ही में नेशनल साइंस डे 2023 मनाया गया। ये कब मनाया जाता है? बेसिकली पूछा जा रहा है कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। तो नेशनल साइंस डे हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार मनाया गया है 28 फरवरी 2023 को। इसका जो थीम था इस बार का ये था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को साइंस डे के तौर पर मनाते हैं हम लोग। ये परंपरा 1987 से शुरू हुई थी। ठीक है, क्योंकि 1928 में इसी दिन को मतलब 28 फरवरी को CV रमन के द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की गई थी। उसी को हम लोग याद करने के लिए जो है साइंस डे के रूप में मनाते हैं। ठीक, और इस बार का थीम था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से राइजीना डायलॉग के कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो देखिए राइजीना डायलॉग का शुरुआत 2016 में किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये 8वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, और इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया था। इसमें जो है मुख्य अतिथि के तौर पे इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इस सत्र के मुख्य अतिथि में शामिल थे। तो सही आंसर कौन सा हो गया, ये 8वां संस्करण था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, किसी महिला को नासा ने पहली बार विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, बताएं कि निम्न में से वो कौन है। तो देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की स्थापना जो हुआ था 19 जुलाई 1958 को हुआ था। हाल ही में पहली बार नासा के साइंस चीफ किसी महिला वैज्ञानिक को मिला है, तो जिसका नाम है निकोल फॉक्स। सही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। तो देखिए 3 ग्रैंड प्रिक्स है जो कि मैक्स वर्स्टपन के द्वारा जीता गया है। इसका सही आंसर यही है। पहला तो आप देख ही लिए थे, ये कौन सा मियामी का ये जीते हैं। उसके बाद अगर बात करें बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी इसके द्वारा जीता गया है, और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स भी इसी के द्वारा जीता गया है मैक्स वर्स्टपन के द्वारा। तो ये 3 आप लोग याद रखिएगा, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं, और तीसरा है मियामी ग्रैंड प्रिक्स। क्वेश्चन नंबर है 32, हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो देखिए प्रोजेक्ट संजय जो चलाया गया था, ये चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा, और ये कहाँ पे चलाया गया था, तो ये जो भी सीमा क्षेत्र है जो पाकिस्तान और इंडिया के, वहाँ पर चलाया गया था प्रोजेक्ट संजय। और ये जो बेसिकली निगरानी करने के वाले सिस्टम है, जो कि निगरानी वाले सिस्टम को हाईटेक बनाया जाएगा। अर्थात जो प्रोजेक्ट संजय के तहत सेना की आँख नाक कान भी साबित होगा, जिससे ज़्यादा हाईटेक होगी, आत्मनिर्भर बनेगी सेना, और जंग लड़ने की क्षमता भी इसमें बढ़ेगी। बेसिकली ये मैदानी रेगिस्तानी वाले क्षेत्र में ये चलाया जा रहा प्रोजेक्ट संजय। तो सही आंसर हो गया 32 का सी। क्वेश्चन है 33 नंबर, हाल ही में 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया। तो ये उद्घाटन हुआ है बांग्लादेश में। ठीक है, दोनों देश के मध्य 6 मई 2023 को सिलहट डिवीज़न के भोलागंज के पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन जो किया गया है बांग्लादेश के प्रवासी कल्याण और प्रवासी रोजगार मंत्री, जिसका नाम है इमरान अहमद, और भारत के सहायक उच्चायुक्त और जिनका नाम है नीरज कुमार जायसवाल, ये दोनों ने संयुक्त रूप से इसको किया। पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन 2011 में मेघालय के पश्चिम गारो हिल के आसपास किया गया था, जो कि बांग्लादेश के कुलीग्राम क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पे है भोलागंज, तो ये है बांग्लादेश में। 34, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो ये है नीरज चोपड़ा, और ये क्या खेलते हैं, तो ये जेवलिंग थ्रो करते हैं। ठीक है, चलिए, इसका आयोजन भी कहाँ पे हुआ था, दोहा कतर में हुआ था। नंबर है 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश का अंतरिक्ष यान हाल ही में 276 दिन बाद पृथ्वी पर वापस लौटा है। तो ये है ये चीन का अंतरिक्ष यान था। तो 35 का सही आंसर हो गया सी है। एक सेकेंड, सॉरी, थर्टी सिक्स, हाल ही में 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया। तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। सही आंसर इसका हो गया ए। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच पिछले वर्ष 2022 में हुए एक समझौता के तहत चंडीगढ़ में हाल ही में भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र या हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन 8 मई 2023 को किया गया है रक्षा मंत्री के द्वारा। ठीक है, 37, इसमें कहा जा रहा है हाल ही में 6 मई 2023 को भारतीय नौसेना ने एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत का 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। बताएं कि इस पोत का नाम क्या है। तो इसका नाम था INS मगर। ठीक है, जिसको 36 के बाद इसको सेवा मुक्त कर दिया है। तो सही आंसर हो गया इसका कौन सा, ए। 37 का सही आंसर ए हो गया।
क्वेश्चन है, ये बिहार से रिलेटेड है तो इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो देखिए, इस महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य मंत्री जो है प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा किया गया है। और ये पशुपति कुमार पारस जी जो है लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के ये छोटे भाई है, ठीक है। और इसका आयोजन किया गया था भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, भोजपुर बिहार में किया गया था। लोक जनशक्ति पार्टी का चर्चा आता है तो लोक जनशक्ति पार्टी बिहार के एक प्रमुख राजनीतिक दल है और इसका स्थापना हुआ था 28 नवंबर 2000 में रामविलास पासवान के द्वारा किया गया था। 28 नवंबर 2022 को इसका जो है 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। रामविलास पासवान जी की अब चर्चा आती है तो रामविलास पासवान को 2021 में मरणोपरांत लोक मामले में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार 1954 से प्रदान किए जाते हैं, जो भारत का तीसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो याद रखिएगा, अभी जो 2023 में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया था, ये पशुपति कुमार पारस के द्वारा किया गया था और भोजपुर बिहार में किया गया था। नंबर है 39 और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये भी बिहार से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये समीर कुमार महासेठ के द्वारा ये विमोचन किया गया। वर्तमान में समीर कुमार महासेठ जो है ये उद्योग मंत्री है बिहार का। तो सही आंसर हो गया 39 का बी। नंबर है 40 और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है? तो ये जीता है लियोनेल मेसी, ठीक है। पेरिस में आयोजित हुआ था ये समारोह, क्योंकि इन्हीं के कप्तानी में अर्जेंटीना ने 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जीते थे, ठीक है। फ्रांस को 4-2 से हराकर तीसरी बार अर्जेंटीना ने विश्व कप को अपने नाम किया। विश्व कप मतलब हुआ है फीफा विश्व कप, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का? तो ये हुआ था आयोजन कतर में। क्वेश्चन है 41 नंबर, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो देखिए, सबसे पहले प्रांतों में द्वैध शासन लगा था 1919 वाला अधिनियम में। 1919 वाला अधिनियम को क्या कहते हैं हम लोग? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। उसके अंतर्गत प्रांत में द्वैध शासन का स्थापना किया गया था। फिर 1935 में प्रांत वाले को कैंसिल करके केंद्र में द्वैध शासन का स्थापना किया गया। तो ये सही आंसर हो गया, केंद्र की बात हो रही है तो 41 का सही आंसर हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन का व्यवस्था किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में। और ये कहाँ पर? रांची में किया गया था, मई 1934 में रांची में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से लेके 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः जो दिया गया ऑप्शन है इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है 44 नंबर और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, असत्य कथन इसमें चूज करना है। तो पहला कथन का रहा अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है, बिल्कुल सही है, पहला सही है। दूसरा का रहा है कि अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से है, दूसरा भी सही है। तीसरा है अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 48 है कि न्यायिक का कार्यपालिका से पृथक करना, नहीं, ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन संगठन से संबंधित है। तो इसका सही गलत जो है डी है और यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को जो सुमेलित नहीं है उसको खोजना था। तो डी सही आंसर हो गया 44 नंबर का। नंबर है 45, इसमें कहा जा रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो ये जो है आर्थिक स्वतंत्रता, इसका वर्णन नहीं है। बाकी उसके बाद विश्वास की स्वतंत्रता, अब विचार की स्वतंत्रता एवं विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ये सारे हैं, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं किया गया है। तो 45 का सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है?
तो ये चक्र जो है न्याय का प्रतीक है। ये चक्र है न्याय का प्रतीक। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है इसमें 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर में केसरिया रंग होता है, बीच में सफ़ेद रंग एवं सबसे नीचे हरा रंग का होता है। ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच में एक नीले रंग का चक्र होता है, जिसका प्रारूप जो है सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं। यह न्याय का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगाली वेंकैया के द्वारा किया गया था महात्मा गांधी के कहने पर। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का अंगीकरण किया गया था। तो इतना बात आपको याद रखना है। तो 46 का सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए ये जो है जो आप देख रहे हैं 47 नंबर का ऑप्शन ए, ये इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं ये नहीं आते, बाकी सारे आते हैं। तो जो आते हैं उसके अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं। ये बेसिकली अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये मेंशन किया गया है संविधान में। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिसको हथियार नहीं रखना चाहिए, तो ये सारे सही है और वो जो है उसके अंतर्गत नहीं आता। 47 का ए जो है ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर है 48 और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है। तो ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये नहीं है, बाकी सारे हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और तीसरा सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। तो ये सारे आते हैं, सी नंबर नहीं आते हैं। तो 48 का सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो देखिए ये जो वन्यजीव प्राणी है ये इसके जो है इसका ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, ये सब इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ये याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 51(6) के तहत मूल कर्तव्य में वन जीव का संरक्षण शामिल है। इसमें राष्ट्रीय ध्वज का उल्लेख भी है, परंतु उसका आदर करने की बात कही गई है, ये संरक्षित करने की बात नहीं कही गई है। तो इसका सही आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होकर उपयुक्त में से एक से अधिक मार देंगे। तो इसमें संरक्षण की बात नहीं कही गई है, इसमें जो है आदर की बात कही गई है। लेकिन वन्यजीव प्राणी का जो है उसका संरक्षण का बात कहा गया है। तो 49 का सही आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर है 50, इसमें कहा जा रहा है उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये हटाया जा सकता है राज्य परिषद के प्रस्ताव पर। राज्य परिषद का प्रस्ताव का यहाँ मतलब है राज्यसभा, ठीक है। अगर हम लोग उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये पद जो लिया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति के तर्ज पे इसका बनाया गया है। आधिकारिक तौर पर अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति के बाद ये पद आता है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 64 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये मेंशन किया गया है, ठीक है। ये याद रखिएगा। राज्य परिषद का यहाँ मेंशन जो किया गया है इसका मतलब होता है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था। तो ये किया गया था 2011 में। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 4 नवंबर 2011 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। इस नीति का मुख्य उद्देश्य था कि जीडीपी में विनिर्माण के हिस्से को एक दशक के भीतर 25% तक बढ़ाना तथा 100 मिलियन से ज़्यादा रोजगार का सृजन करना। तो इसका जो आरंभ किया गया था ये 2011 के नवंबर में स्टार्ट किया गया था। तो 51 का सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योग की समस्या नहीं है। तो इसका सही आंसर है डी, हड़ताल एवं तालाबंदी जो है ये लघु उद्योग जिसको एमएसएमई सेक्टर कहा जाता है उसकी समस्या नहीं है। बाकी वित्त, कच्चा माल, विपणन, ये सब जो है समस्या है लघु उद्योग का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है। देखिए सबसे व्यापारिक संस्था का मतलब होता है कि विदेशी मुद्रा कमाने वाले संस्था। तो इस जो भी ऑप्शन दिया है इसमें सबसे
बड़ा जो है भारत में सरकारी क्षेत्र की बड़ी व्यापारिक संस्था है वो खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड, ठीक है। तो इसके द्वारा जो होता है सबसे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाया जाता है। तो सही आंसर हो गया 53 का बी। क्वेश्चन है 54 नंबर और इसमें कहा जा रहा है निम्न में से किस क्षेत्र से भारत को सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। तो देखिए आप लोगों को पता ही होगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एवं टर्सरी सेक्टर। अगर हम लोग सेवा क्षेत्र के योगदान की बात करें तो लगभग 60%, अगर हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट की बात करें तो 59.29% जो है सेवा क्षेत्र प्रदान करता है हमारे जीडीपी पे। उसके बाद हम लोग उद्योग क्षेत्र की बात करें तो 27.03%, कृषि क्षेत्र की बात करें तो 13% का योगदान है, ठीक है। तो वर्तमान में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है लगभग 60%। तो 54 का सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, केंद्र सरकार की सकल कर आय में वृद्धि सर्वाधिक थी। देखिए तो ये दिया हुआ है किस वर्ष सबसे सर्वाधिक थी। तो ये सबसे सर्वाधिक 2016-17 में जो था सबसे सर्वाधिक था, ठीक है। तो ये लगभग कितना था 16-17 में, तो ये 15.36% वृद्धि रही है। तो सबसे सर्वाधिक इसी में था। नंबर है 56 और इसमें कहा जा रहा है राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा, कितना रहेगा, अधिक रहना चाहिए, ठीक है, तभी सही माना जाता है। तो 56 का सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन है 57 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्न देशों में से किस एक की मुद्रा है रुपया। रुपया किसका है, तो देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये अफ्रीकी देश है, ये जो है पश्चिमी हिंद महासागर देश है, एक सेशेल्स के नाम से जानते हैं या सियाचिल्स भी कहा जाता है इसको। तो इसकी मुद्रा जो है रुपया है, ठीक है, और भारत की भी रुपया है। उसके अलावा हम लोग मलेशिया और ये मालदीव भूटान की बात करें तो भूटान की राजधानी है भूटान की जो मुद्रा है वो नुगुल है, नुगुल यहाँ की मुद्रा है। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया का मुद्रा है रिंगिट है, मालदीव की मुद्रा है रुपया है, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। और बाकी ये सियाचिल की अगर हम लोग बात करें इसकी राजधानी है विक्टोरिया, ये एक आइलैंड कंट्री है। तो 57 का सही आंसर हो गया डी। क्वेश्चन है 58 नंबर, चर आचरण अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन है। तो ये है मुद्रा नीति का साधन है, ठीक है, टूल है बेसिकली, ये कह सकते हैं मुद्रा नीति का जो मौद्रिक नीति तैयार हुआ जाता है उसी का ये टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब जो कथन असत्य है उसको चुनना है। तो पहला कथन दिया हुआ है यह सभी प्रकार की करेंसी नोट को जारी करता है। तो नहीं, ये 1 रुपया को छोड़ के बाकी सभी करेंसी नोट जारी करता है। तो ए है इसका सही आंसर, जो कि गलत है। बाकी अगर बात करें तो यह बैंकों का बैंक है, ठीक है, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, ये सही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है, तो ये भी सही है। तीसरा है यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, तो ये भी सही है। जो गलत है वो कौन सा है, वो है ए, ये सभी प्रकार की करेंसी नोट को जारी नहीं करता है। ये 1 रुपया को करेंसी नोट को छोड़ के बाकी सभी को ये जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, अवमूल्यन का अर्थ क्या है, मतलब डिवैल्यूशन का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है अन्य देश की मुद्रा के संदर्भ में मुद्रा मूल्य की कमी होना, ये कहलाया जाता है अवमूल्यन। तो सही आंसर इसका हो गया 60 का बी। बेसिकली कहने का मतलब है डॉलर की अपेक्षा किसी मुद्रा का अगर प्राइस गिर जाता है तो उसको डिवैल्यूशन या फिर अवमूल्यन कहा जाता है। 61 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा विटामिन होता है। तो B12 वाले विटामिन में जो है कोबाल्ट होता है और इसका महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो माछ है, मछली है, दूध है, पनीर है इत्यादि से हम लोग विटामिन B12 प्राप्त कर सकते हैं जिसमें कोबाल्ट की उपस्थिति रहती है। और इसका रासायनिक नाम की अगर हम लोग बात करें तो साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है विटामिन B12 का। फिर 62 नंबर, इसमें कहा जा रहा है प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। तो जो सही नहीं है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ये बी नंबर जो है ये सही नहीं है। बी नंबर क्या कह रहा है, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, नहीं, ये गलत है। बाकी जो है सब सही है। यह उदासी से लड़ सकता है, उदासी से लड़ सकता है, ये बिल्कुल सही है। सी नंबर, यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, ये भी सही है।
और यह भावनात्मक और पर्यावरणीय दबाव को समान कर सकता है। तो ए सी डी सही है और बी नंबर जो गलत है, तो ये हमको गलत ही खोजना था, तो सही आंसर हो गया 62 का बी। क्वेश्चन है 63 नंबर, इसमें कहा जा रहा है ग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले एक वसा का प्रकार है। हमारे शरीर में भोजन से पर्याप्त जो होता है ऊर्जा, उसको ग्लिसराइड में परिवर्तन कर देता है। और अगर हम लोग बात करें इसकी मात्रा अगर हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो ये क्या होता है कि मतलब जो हृदय रोग होता है वो होने का स्तर बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया 63 का। ट्राइग्लिसराइड है एक वसा का एक प्रकार है। सही आंसर हो गया 63 का सी। है 64 नंबर कि हृदय कब आराम करता है? तो देखिए हृदय का जो सामान्य गति होती है एक सामान्य वयस्क मनुष्य में, वो 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है। और ये धड़कन के दो धड़कनों के बीच का जो टाइम होता है उसी में जो है हृदय आराम करता है। उसको कहा जाता है विश्राम काल कहा जाता है बेसिकली। तो वो है दो धड़कनों के बीच, जब दो बार धड़कता है उसके बीच का जो टाइम होता है उसी में हृदय आराम करता है। 64 का सही आंसर हो गया डी। क्वेश्चन है 65 नंबर, अल्कोहल के निरावीशन डिस्चार्ज कहा जाता है जिसको, के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन सा उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है यकृत। ठीक है, यकृत मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है। यह उत्सर्जी अंग भी सहायक है, मतलब उत्सर्जन में भी इसका जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो याद रखिएगा अल्कोहल के डिस्चार्ज में यकृत जो है ये उत्तरदायी होता है। तो सही आंसर हो गया 65 का ए। नंबर है 66, इसमें कहा जा रहा है इंसुलिन होता है। तो इंसुलिन होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगर इंसुलिन हमारे शरीर में अगर ख़त्म हो जाए तो हेपेटाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है और इसमें बीमारी से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, तो जिसको डायबिटीज़ है वो किस चीज़ का डायबिटीज़ है, इसका मतलब उसके शरीर में इंसुलिन की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, कौन सा हार्मोन जो है लरो और उरो हार्मोन कहलाता है? तो ये कहा जाता है एंड्रोलिन को। 68 नंबर, क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो देखिए क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो क्लोरोफिल में जो हरा होता है पेड़ पौधा उसमें क्या होता है क्लोरोफिल होता है। वो क्लोरोफिल में मौजूद होता है मैग्नीशियम। ये एक प्रमुख तत्व है जो क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो 68 का सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये इस प्रोसेस को कहा जाता है सजात पुष्पी परागकण। तो सही आंसर हो गया 69 का ए। है 70 और इसमें कहा जा रहा है कि बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोगाग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है बबल बेबी सिंड्रोम। इसको अगर हम लोग इसको बात करें तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बच्चों का जो इलाज किया जाता है प्लास्टिक के बुलबुले में उसका उपचार किया जाता है। तो सही आंसर हो गया इसका सी, रोगाग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। 71 नंबर, इसमें कहा जा रहा है परमाणुओं के सबसे छोटा परमाणु किसका होता है? तो देखिए परमाणु में सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन परमाणु का अगर हम लोग रेडियस की बात कर लें तो ये होता है 0.28 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है। तो सबसे छोटा परमाणु किसका है इसमें? तो ये है हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो देखिए अल्फा किरण जो होता है वो अल्फा कणों से बनी होती है जो कि धन आवेशित होता है। बीटा कण ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होता है और गामा किरणें जो होता है वो अनावेशित होता है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो याद रखिएगा ऋण आवेशित चार्ज कौन सा है इस पर? तो ऋण आवेशित है चार्ज ये बीटा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो देखिए जल का जब भी अपघटन होता है तो उष्मा जो
विकृत होती है या ऊष्मा जो निकलती है वो ऊर्जा जो निकलती है वो हीट के फॉर्म में निकलती है। तो इसका सही आंसर हो गया 73 का बी, ऊष्मा के रूप में, हीट के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, खनिज क्या है? तो खनिज है जो कि धरती के या पृथ्वी के अंदर हमको प्राप्त होता है। यह एक अकार्बनिक ठोस पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो गया 74 का सी, अकार्बनिक ठोस पदार्थ। क्वेश्चन है 75 नंबर, ग्राफीन होता है। तो देखिए ग्राफीन कार्बन का एक दो आयामी अपरूप है जिसको नैनो टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। तो क्या हुआ, 75 का सही आंसर हो गया ग्राफीन का नैनो प्रतिरूप है जिसको नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। 75 का सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन है 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? जो सुमेलित है वही आंसर चूज करना है यहाँ पे। तो देखिए इसमें जो बी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये हृदय विकार को डिटेक्ट करता है, तो बी जो है सही है। दूसरा अगर हम लोग बात करें निकोटीन तंबाकू में होता है, तो दूसरा सी भी इसका सही है। और ये जो बायोगैस एक कीटनाशी है, नहीं ये गलत है। डीडीटी जो छिड़काव होता है गोबर, नहीं ये भी गलत है। तो बी और सी इसमें सही है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, हृदय विकार को पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तंबाकू में निकोटीन होता है। तो बी और सी सही है। तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ई हो गया सही आंसर। नंबर है 77, इसमें कहा जा रहा है ब्लास्टिंग जेलेटिन क्या है? तो देखिए ब्लास्टिंग जेलेटिन जो है यह एक विस्फोटक पदार्थ है जिसमें 7% ट्राई नाइट्रो सेलुलोज होता है तथा 93% नाइट्रोग्लिसरीन का ये मिश्रण होता है। इसका प्रयोग मतलब जो कोयला खदान खोदने और सुरंग बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, ये क्या है? ये है एक विस्फोटक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है सीएनजी है। सीएनजी क्या है? तो सीएनजी को कहा जाता है कंप्रेस नेचुरल गैस, अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में इसको इसका बेसिकली ये फुल फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे कि कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी का फुल फॉर्म होता है। 78 का सही आंसर हो गया ए। 79, और इसमें कहा जा रहा है निंद्राकारी पीड़ानाशक के उदाहरण है, तो ये है मॉर्फिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वो, तो देखिए ये कार्बनिक खाद जो है हमारे लिए उत्तम बेहतर क्वालिटी के खाद माने जाते हैं क्योंकि वे कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों उपयोग किए बिना ही फसल को उगाए जाते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य के दृष्टि से भी वो अच्छे होते हैं। तो सही आंसर हो गया 80 का, बिना कृत्रिम खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग किए बिना जो फसल है उगाए जाते हैं, इसीलिए कार्बनिक खाद को बेहतर माना जाता है। 81, इसमें कहा जा रहा है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? कितने के बराबर होता है मीन्स? तो 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है। तो सही आंसर हो गया, यहाँ मीटर भी होना चाहिए जो दिया नहीं है। तो 81 का सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? तो ये वॉट जो है ये पावर का इकाई है, बाकी किलो कैलोरी, किलो जूल और कैलोरी जो है ये ऊष्मा का इकाई है। क्वेश्चन है 83 नंबर, निम्न में कौन से सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो सुमेलित है पहले उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर को नापते हैं, मतलब उच्च ताप को नापते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद है एनीमोमीटर, ये वायु की चाल को नापता है। बाकी एमीटर है, ये विद्युत धारा को नापता है। बाकी ये जो दिया हुआ है टेक्योमीटर, ये दावांतर को नापता नहीं, प्रेशर डिफरेंस को नहीं, ये लंबत दूरी को नापने के लिए यूज किया जाता है टेक्योमीटर। तो गलत ये है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया सी। 84, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण जो है उसके गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करती है, इसलिए वो जो है पृथ्वी के साथ ही उसी स्पीड से वो एक ऑर्बिट में मूव करती रहती है और पृथ्वी पर नहीं गिरती है। तो 84 का डी। क्वेश्चन नंबर है 85, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित करती है? तो देखिए बैरोमीटर जो है उसमें वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। अगर बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाता है तो ये बताता है कि मौसम में तूफान आने वाला है। ठीक है, मतलब तूफानी मौसम होने वाला है। 85 का सही आंसर हो गया बी। है 86, दृश्य प्रकाश का
धैर्यमान मतलब जो तरंग धैर्य होता है उसका प्रसार कितना से कितना तक होता है। तो जो मतलब जो प्रकाश हम लोग देख सकते हैं उसका जो है जो मानव आंख देख सकता है उसका 390 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के बीच में जो है ये विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से हमारी आंख जो है देख सकती है। तो इसका सही आंसर हो गया क्या, 390 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर तक ये विजिबल होगा। ठीक है, बाकी इससे ऊपर होगा जो 750 से अगर ऊपर हो जाता है मतलब एक रेंज माना जाता है 750 के आसपास। ठीक है, तो ये जो है एक रेंज में आता है। तो सही आंसर हो गया 86 का सी। देखिए ये क्वेश्चन है 87 नंबर, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। ये हीरा का जगमगाने या चमकने का जो कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये ज़्यादा चमकीला होता है। तो इसका सही आंसर हो गया डी 87 का। नंबर है 88 नंबर और इसमें कहा जा रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेज पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है। तो ये कहा जाता है रोस्टर स्कैनर। सही आंसर हो गया 88 का सी, नाम याद रखिएगा रोस्टर स्कैनर। क्वेश्चन नंबर है 89 नंबर, एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनता है। तो देखिए ये 3 कौन कौन से कलर होते हैं, ये प्राइमरी कलर होते हैं जिससे सारे कलर बना सकते हैं हम लोग। तो लाल, हरे एवं नीले रंग होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग कौन सा, लाल, हरा एवं नीला रंग होता है। तो सही आंसर हो गया 89 का ए। 90 नंबर, इसमें कहा जा रहा है जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है, क्योंकि। तो देखिए आधुनिक जो फ्रिज है उसमें आर्द्रता नाशक प्रक्रिया होती है, मतलब आर्द्रता नष्ट करने की प्रक्रिया होती है जिसमें फ्रिज के भीतर अगर आंतरिक आर्द्रता अवशोषित होकर बर्फ बनकर तथा पुनः पिघलकर द्रव के रूप में फ्रिज से बाहर हो जाती है। यही कारण है कि जब हम सीले बिस्कुट थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखते हैं तो वो कुरकुरे हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं 90 नंबर का। तो 90 नंबर का सही आंसर है बी, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है और फ्रिज से बाहर हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया बी। ये क्वेश्चन सबको आता होगा आई थिंक्स। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, परंतु अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें तो 17% जनसंख्या शेयर करता है वर्ल्ड के पॉपुलेशन में भारत। तो सही आंसर हो गया 91 का कितना। और ये हम किसके अनुसार बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो हम लोग चाइना को छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंडिया का हो गया है। क्वेश्चन है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी गांव पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। तो देखिए जब गुजरात और हम अरुणाचल प्रदेश का कंपेयर करेंगे तो 30 डिग्री का फ़र्क आता है। और आपको पता होगा जब 1 डिग्री जब मूव करता है तो 4 मिनट का जो है समय हो जाता है। तो 30 डिग्री का जो अंतराल है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 घंटा का अंतराल आएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में। तो सही आंसर हो गया 92 का सी। क्वेश्चन है 93 नंबर, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलता है कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है किधर की तरफ। तो ये सरका है उत्तर की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धरवार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है ये खोजना हम लोग को। ठीक है, तो बिहार में धरवार भूस्तरीय रचना वाले जिला दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल है। तो देखिए ये आ जाता है मुंगेर और जमुई। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो ये है रोहतास जिला। वही रोहतास जो है दक्षिण पश्चिमी बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्याचल पर्वत जो है उसका प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई गई है। तो बिहार में विंध्य भूस्तरीय रचना कैमूर, सोन नदी घाटी में पाई जाती है। तो याद रखिएगा ये धरवार भूस्तरीय में ये रोहतास जिला नहीं आते, बाकी नवादा, मुंगेर और जमुई आता है। क्वेश्चन है 95 नंबर, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में सबसे नवीनतम कौन सी है। तो देखिए पटकोई श्रेणी जो है ये हिमालय का श्रेणी में स्थित है, जिसका निर्माण अगर हम लोग बात करें तो टर्सरी युग में इसका निर्माण हुआ। शेष सभी की अगर हम लोग बात करें जैसे कैमूर, अजंता और पालकोंडा श्रेणी के, तो ये जो है प्रायद्वीपीय भारत का एक भाग है
और प्राचीनतम भूखंड है। तो इसमें सबसे नवीनतम की अगर हम लोग बात करें तो ये है पटकोई श्रेणी, जो कि हिमालय पर्वत की श्रेणियों में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है उसका हम लोग को बात करना है, ठीक है। उत्कमंड जो है नीलगिरी पहाड़ी का भाग है, पहला सही है। उसके बाद अगर हम लोग शिमला की बात करें तो शिमला क्या पीर पंजाल श्रेणी में आता है? नहीं। तो शिमला जो है शिमला पीर पंजाल में नहीं, ये धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। तो ये गलत हो गया, बी नंबर गलत हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे माउंट आबू जो है ये अरावली पहाड़ी के भाग है, तो ये भी सही है। उसके बाद कोडाईकनाल जो है अन्नामलाई पहाड़ी का भाग है, नहीं। कोडाईकनाल जो है ये अन्नामलाई का नहीं, ये जो है नीलगिरी का कोडाईकनाल अन्नामलाई पहाड़ी नहीं बल्कि तमिलनाडु में जो डिंडुगुल जिले है पालनी पहाड़ी में अवस्थित है, ठीक है। तो ये भी इसका जो है बी और डी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। शिमला पीर पंजाल में नहीं, धौलाधर श्रेणी में स्थित है। और ये कोडाईकनाल जो है ये अन्नामलाई में नहीं, ये है डिंडुगल जिले में पालनी पहाड़ी का ये भाग है। तो बी डी गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो आप लोग को पता ही होगा श्रीहरिकोटा, जहाँ से जो रॉकेट वगैरह लॉन्च किया जाता है इसरो या फिर DRDO के द्वारा। तो ये द्वीप है आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के समीप है। यह द्वीप पुलिकट झील के बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यह भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है और यहाँ पे जो प्रक्षेपण केंद्र है उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो गया? ये सी, पुलिकट झील के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो ये सुमात्रा द्वीप जो है ये ग्रेट निकोबार से सबसे नज़दीक है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें दूरी का तो लगभग 145 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है। तो सही आंसर हो गया 98 का ए, सुमात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व में कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो देखिए ये बंदरगाह का नाम है और ये है ब्राज़ील के पूर्वी तट पर स्थित है। ये सेंटोस बंदरगाह है। ये 19वीं शताब्दी के मध्य में दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी निर्यातक बंदरगाह बन गया था। तो याद रखिएगा सेंटोस बंदरगाह है कहाँ पर? तो ये है ब्राज़ील में। नंबर है 100, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्य में थारू जनजाति निवास करती है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं बिहार में निवास करती है। यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी तथा उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी और तथा बिहार में भी तीसरी सबसे बड़ी जनजाति समूह है। तो ये सही आंसर इसका हो गया उत्तराखंड एवं तथा उत्तर प्रदेश, इसका सही आंसर हो जाएगा। है 101, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगा कब हुआ था? तो देखिए गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार में जो दंगा हुआ था ये शाहबाद, गया एवं पटना जिले में, तो ये हुआ था 1917 में। तो सही आंसर हो गया 101 का ए, 1917। क्वेश्चन नंबर है 102 नंबर, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए बिहार में जो होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया गया था उसके संस्थापक थे मजरूल हक, ठीक है। उसके बाद पटना जिला में जन्मे मजरूल हक 1917 में महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में भी भाग लिया था और असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई गई थी इसके द्वारा। तो होम रूल आंदोलन किसके द्वारा स्थापना किया गया था? मजरूल हक के द्वारा। 103 नंबर, बिहार में कब होम रूल लीग स्थापना किया गया था? तो देखिए मजरूल हक के द्वारा ये स्थापना किया गया था होम रूल लीग की 16 दिसंबर 1916 को। और कहाँ पे बिहार में? ये पटना में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष के रूप में मजरूल हक को अपॉइंट किया गया था। तो 103 का सही आंसर हो गया ए, 16 दिसंबर 1916। क्वेश्चन है 104 नंबर, अमर सिंह ने 1857 के आंदोलन के दौरान अपनी सरकार कहाँ स्थापित की थी? तो देखिए अमर बाबू जो थे, अमर सिंह जी थे, ये बाबू कुंवर सिंह के भाई थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मतलब प्रथम संग्राम हुए थे उसमें प्रमुख भूमिका निभाए थे और क्रांतिकारी भी थे। कैमूर में ये अपना सरकार स्थापित किए थे। तो सही आंसर हो गया 104 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो देखिए 1912 में ये दर्जा प्राप्त हुआ और उस टाइम में बंगाल से सामूहिक रूप से बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे। तो सही आंसर है 105 का बी। 106 नंबर, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो
तो बिहार टाइम्स का प्रकाशन किया गया था मजरुल हक के द्वारा 1894 में। बिहार टाइम्स साप्ताहिक पत्रिका थी और इसका जो स्टार्ट किया गया था पटना से। तो सही आंसर हो गया 106 का डी, 1894 में। 7 नंबर, इसमें कहा जा रहा है बेनी वन अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो है इसका सही आंसर तो मोहम्मद बिन तुगलक है, जो ऑप्शन कट गया है, लेकिन इसका हम लोग देख लेते हैं थोड़ा डिटेल। बेबी वन अभिलेख मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है और ये मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के एक शासक था। और ये जो अभिलेख है बेबी वन अभिलेख, ये राजमुंदरी में एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है और इसका जन्म 1290 ईस्वी में मुल्तान पाकिस्तान में हुआ था। तो याद रखिएगा राजमुंदरी कहाँ, तो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में ये स्थित है, जहाँ पर बेबी वन अभिलेख है। तो सही आंसर हो गया 107 का, ये मोहम्मद बिन तुगलक। 108 नंबर, सैमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के अध्यक्ष श्री अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा किया गया था और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जो है एक भारतीय राजनेता और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हैं। अनुग्रह बाबू भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं शिक्षक तथा राजनीतिक रहे हैं। उन्होंने महात्मा गांधी एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी और आधुनिक बिहार के निर्माताओं में से एक माना जाता है श्री अनुग्रह नारायण सिंह का। तो इसका 108 का सही आंसर हो गया ए, श्री अनुग्रह नारायण सिंह। 109 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की थी। तो ये है, देखिए अगर हम लोग बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में मुसलमानों ने अब्दुल बाड़ी की अध्यक्षता में एक संगठन की स्थापना किया गया था। तो इसका सही आंसर हो गया प्रोफेसर अब्दुल बाड़ी। सही आंसर हो गया डी, 109 का। क्वेश्चन नंबर है 110 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी। तो देखिए ये जो धरना हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था छपरा के जेल में, जो कैदियों द्वारा किया गया था और बेसिकली ये स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर ये धरना दिया गया था। तो 110 का सही आंसर देख लेते हैं ऑप्शन। 110 का सही आंसर है स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर ये नंगा हड़ताल छपरा में हुआ था। यहाँ से 10 क्वेश्चन है मैथ का, जो हम आंसर बताएंगे। जो बनाना चाहे पॉज करके इसको बना के आंसर मिला लीजिएगा। 111 का सही आंसर है सी, 18 दिन। 112 का सही आंसर है ए, 8:9:7। 13 का सही आंसर है डी, 59 वर्ष। 114 नंबर का सही आंसर है सी, 600। 115 नंबर का सही आंसर है बी, 1372। 116 नंबर का सही आंसर है, इस साइड ऑप्शन दिया है देख लेते हैं। 116 का सही आंसर है ए, 6675। 117 का सही आंसर है डी, 1700। 18 नंबर का सही आंसर है डी, 60। आंसर है डी, 21। 120 नंबर का सही आंसर है बी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन मैथ का था, जो बनाना चाहे बना के आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है 121 नंबर क्वेश्चन, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। यह किसके द्वारा कहा गया था। तो ये कहा गया था जेबी मैकले के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 122 नंबर, इसमें कहा जा रहा है रंजीत सिंह के राज में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित था। तो देखिए रंजीत सिंह का जो जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम मान सिंह हुआ करता था और ये जिस वंश से बिलोंग करते थे उस वंश का नाम था जो मिसल, बेसिकली ये कहा जाता है जो सिख धर्म 12 मिसल में टूट गया था, तो उसमें सुरचकिया मिसल में ये आते थे। महाराज रंजीत सिंह और अंग्रेज़ के बीच एक अमृतसर की संधि हुई थी 1809 ईस्वी में।
संधि का तत्कालीन प्रभाव ये रहा कि रंजीत सिंह का सतलज पार के सिखों के ऊपर राजाओं का जो प्रभुत्व था वो स्वप्न टूट गया कि सतलज के उस पार जाके हम लोग जो अपना अधिकार जमा सके। तो ये संधि के बाद हुआ था कि सतलज नदी से वो पश्चिम की ओर अपना राज रखें और इधर अंग्रेज थे, तो ये सपने टूट चुके थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसको जब ये संधि हुई तो रंजीत सिंह जो पश्चिम की तरह अपना विस्तार करने लगे और इसकी खुली छूट भी थी, उधर उधर कोई रोक टोक था नहीं। तो 1818 ईस्वी में मुल्तान को जीते उन्होंने, फिर 1819 ईस्वी में श्रीनगर को जीते, फिर 1834 में पेशावर को जीत लिए। तो इस प्रकार अगर हम लोग बात करें तो मुल्तान, श्रीनगर और पेशावर जो है ये जीत लिए थे और रंजीत सिंह के क्षेत्र में सम्मिलित हो चुके थे। तो देख लेते हैं इसका आंसर, इसमें काबुल दिया है तो काबुल नहीं होगा, ठीक है। बाकी देख लेते हैं क्या हो जाएगा, श्रीनगर, क्योंकि सतलज के पश्चिम में ये है तो ये इसको ये जीते थे। क्वेश्चन है 123 नंबर और इसमें कहा जा रहा है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 123 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकालीन काल तक रहा था? मतलब दीर्घकाल मतलब सबसे लंबे टाइम तक रहा था, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से 1905 तक, ठीक है। लॉर्ड कर्जन का जो 1899 से लेके 1905 तक इसका कार्यकाल रहा, मतलब अगर कह सकते तो 7 वर्ष का इसका कार्यकाल रहा था। उसके बाद लॉर्ड डफरिन की बात करें तो ये 1884 से लेके 1888 तक रहा था, ये 4 वर्ष रहे थे और इसी के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस टाइम में वायसराय कौन था हमारे इंडिया का? तो लॉर्ड डफरिन थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लॉर्ड मायो का, तो लॉर्ड मायो का जो कार्यकाल रहा 1869 से लेके 1872 तक, ठीक है। 69 से लेके 72 तक रहा, तो इसका कार्यकाल 3 वर्ष का रहा था। उसके बाद बात आती है लॉर्ड हार्डिंग का, तो ये 1910 से लेके 1916 तक ये वायसराय रहे थे इंडिया का। तो 1910 से 1916 मतलब 6 साल का। तो सबसे लंबा समय के लिए जो वायसराय रहे थे वो लॉर्ड कर्जन रहे थे और इसी के टाइम में बंगाल का विभाजन भी हुआ था। तो इसका सही आंसर हो गया सी। 125, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में किया गया था? तो देखिए ये जो है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था और जिसे दिल्ली दरबार तृतीया के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया था। तो ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। सही आंसर है 125 का बी और ये कब हुआ था? 1911 में। तो ये भी याद रखना आप लोगों को। क्वेश्चन है 126 नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर है 126 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसमें जो है 1870 से 1905 के बीच बहुत सारे ऐसे भारतीय या बुद्धिजीवी थे, ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू का विश्लेषण किया था। इन लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा था। वो थे दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे एवं ICM अधिकारी रमेश चंद्र दत्ता। तो ये सब की जो भूमिका थी बहुत महत्वपूर्ण थी। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो देखिए दादा भाई नौरोजी और ये RC दत्त, मतलब इसका सही आंसर जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ठीक है। तो उस टाइम में जो भी थे जो किसी न किसी रूप में जो है इसके आलोचक थे, उपनिवेशिकवाद के आलोचक थे। तो इसमें से सारे हो जाएंगे आंसर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, RC दत्त एवं दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर है 127, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया गया था वासुदेव बलवंत फाल्के के द्वारा, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये वासुदेव बलवंत फाल्के ने 1845 से लेकर 1883 ईस्वी के बीच बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उसे प्रशिक्षित किया और लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। वहीं से स्टार्ट होता रामोसी विद्रोह, जो कि एक कृषि जत्था की व्यवस्था को ख़त्म करना था।
बाद में बलवंत फाल्के जी को गिरफ्तार करके काले पानी का सज़ा हो गई। फिर 1883 ईस्वी में आमरण अनशन पर बैठे और जिसके चलते इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही आंसर हो गया 127 का सी है 128 नंबर। और इसमें कहा जा रहा है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो देखिए 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह कर दिया था। उन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए। दिकुओं मतलब वो कि जो बाहर से जो व्यवसाय करने आते थे उसको दिकुओं कहा जाता था। और जो इसके नेतृत्व करता थे सिद्धू, कानू, चांद एवं भैरव नाम के 4 भाई इसके नेतृत्व किए थे। तो संताल विद्रोह के दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसे संथाल ने हरा दिया। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल जिसका नाम था लाइट को क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया। संथाल विद्रोह 1857 ईस्वी की क्रांति से ठीक पहले हुआ था। यह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। याद रखिएगा यह संथाली विद्रोह ने मेजर बाड़ो को मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई थी। तो उस टाइम में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक और जिसका कार्यकाल था 1828 से लेकर 1835 तक। भारत का ये गवर्नर जनरल के तौर पर ये काम कर चुके थे। यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इन्हीं के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकले के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा को देना प्रारंभ किया गया। तो याद रखिएगा ये हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर। भारत के औपनिवेशिक काम में अगोमुखी निशानंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था। तो ये संबंधित था शिक्षा से संबंधित। इसको एक बार प्रोनाउंसिएशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है। तो ये शिक्षा से संबंधित था। क्वेश्चन है 131 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल जो है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित हुआ था। तो देखिए अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाला का प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1914 में अल हिलाला पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। तो ये किया गया था कि कौन सा प्रकाशन था, ये अल हिलाला जो जारी किया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। 132 नंबर। इसमें कहा जा रहा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी किसके चलते। तो ये एनी बेसेंट के चलते, ठीक है। ये यूएसए में स्थापित किया गया था। बाद में एनी बेसेंट के जो है एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया था। तमिलनाडु के अड्यार में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया था, ठीक है। तो 132 का सही आंसर हो गया डी है। 133 नंबर। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा के प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए इसमें जो है दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार हेतु अनेक प्रयास किए। तीनों ही संस्कृत भाषा में प्रवीण हैं और हिंदू धर्म तथा समाज में फैली कुरीतियों को खंडन भी किया। तो इसका सही आंसर हो गया ABC, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय एवं दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक ई हो जाएगा, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो देखिए 1906 में जब कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो उसके अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता बनने से विभाजन की समस्या टल गई। तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के मतलब अध्यक्षता किए थे 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। 135 नंबर। किस आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो देखिए ये हुआ था कब, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही ने वीरचंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इस इलाके में खान अब्दुल गफ्फार खान वर्षों से सक्रिय थे और उनके द्वारा जनता में किए गए काम की वजह से अहिंसक क्रांतिकारी जो बहादुर जत्थे यानी खुदाई खिदमतगार के दल तैयार हुए थे। यह लोग लाल कुर्ती के नाम से भी जाने जाते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय रही थी। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते 135 का। तो 135 का सही आंसर हो गया बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। यह कब प्रारंभ हुआ था, डेट के साथ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जरूर आप लोग हमको डेट बता दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था।
है 136 नंबर, एक सेकेंड सॉरी, 136 नंबर में कहा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, कौन सा है? तो देखिए भारत की बात हो रही है, राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा जो है स्थल है पूरा, ठीक है। और ये राखी गढ़ी है कहाँ पर? ये है हरियाणा में, और हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में ये है। और इसका जो खोज किया गया था 1969 ईस्वी में इसका खोज किया गया था सूरजभान के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 136 का डी, राखी गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर, इसमें कहा जा रहा भारत में निम्नलिखित में से आने का सही काल क्रम क्या है? तो देखिए इसमें सोने का सिक्के है, आहत मुद्रा है, चांदी के सिक्के है, लोहे का हल है और नगर संस्कृति है। तो देखिए इसका सही क्रम की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले नगर संस्कृति जो हड़प्पा से हुआ था, तो सबसे पहले ये हुआ था। फिर उसके बाद लोहे का हल मिला था, ठीक है। फिर उसके बाद चांदी की मुद्रा या चांदी की सिक्का या आहत मुद्रा आया था। फिर उसके बाद सोने का सिक्का सबसे लास्ट में आया था। तो इसका सही आंसर हो गया 137 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो देखिए ऋग्वेद में जितने भी मंत्र है सबसे ज़्यादा डेडिकेट किया गया है इंद्र भगवान को, ठीक है। तो इंद्र भगवान तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। दूसरे नंबर पे आते हैं अग्नि, ठीक है। तो निम्नलिखित में से तो कहा नहीं गया है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें इंद्र नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये अग्नि जो है दूसरे नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, कहाँ पर? तो ये दिया गया था वैशाली में, ठीक है। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में प्रवेश की अनुमति दी थी। इससे पहले बौद्ध में जो है स्त्रियों के शामिल होने की अनुमति नहीं थी। बौद्ध धर्म की बात कर ले तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद वह बुद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। यहाँ बौद्ध ने 21 वास लिए थे, मतलब 21 साल यहाँ पे बिताए थे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पे भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड के ने लाइट ऑफ एशिया नाम का एक काव्य पुस्तक की रचना भी की थी। तो याद रखिएगा ये मतलब लेडीज़ को, स्त्री को बौद्ध मठ में प्रवेश करने का अनुमति मिला था वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो देखिए चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिंता संबंधी, ठीक है। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेष को भूमि में गाड़ कर उसके ऊपर समाधि बनाई गई, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा जाता था। कालांतर में बौद्ध ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बनाया। चैत्य के समीप ही भिक्षु के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। तो चैत्य पूजा का स्थल होता था, जबकि विहार जो था उसके भिक्षु जो थे उनके रहने का स्थान था। तो सही आंसर हो गया इसका डी, चैत्य पूजा का स्थल होता था, जबकि विहार जो है निवास स्थान होता था, जो भिक्षुक वहाँ पे रहते थे। है 141 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिए हैं। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। सही आंसर दिया हुआ है भगवत गीता। गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्लोक के माध्यम से इन तीनों का महत्व का जो प्रतिपादन किया है और तीनों को समान महत्व दिया है, ज्ञानम, कर्म और भक्ति को, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें अद्वैत वेदांत की, तो इसमें शंकराचार्य ने केवल ब्रह्मा को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं माना है। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता देखी जाती है तथा विशिष्ट द्वैतवाद वेदांत में केवल भक्ति को ही महत्व दिया गया है। और मीमांसा की बात करें तो केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। तो ये ज्ञानम, कर्म और भक्ति को समान महत्व देने वाले कौन है? तो ये है भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। तो देखिए बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है, इसमें 6ठी ईसा के पूर्व 16 महाजनपद की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार है। 16 महाजनपद का जो नाम था अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, सुरसेन, मत्स्य,
असमक, अवंती, गंधार एवं कंबोज। ये 16 महाजनपद उस टाइम में हुआ करते थे और इस 16 महाजनपद में 3 महाजनपद हमारे बिहार में हुआ करते थे, अंग, मगध एवं बज्जी महासंघ। ठीक है, तो ये इसकी जानकारी हमको कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है अंगुत्तर निकाय से, जो कि एक बौद्ध धर्म की पुस्तक है। नंबर है 143 नंबर, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। तो देखिए कनिष्क की जो सारनाथ बौद्ध अभिलेख है, एक सेकेंड, हाँ चलिए, तो ये कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है, ये 81 ईस्वी सन है। ठीक है, ईसा पूर्व है। तो कनिष्क की सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 है। यह प्रतिमा मथुरा से लेकर कनिष्क के राजा रोहन के जब राजा वो बने थे तो तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। कनिष्क के कुषाण वंश का अत्यधिक प्रतापी राजा हुआ करते थे। इसके समय में भी 78 ईस्वी पूर्व शक सावंत की शुरुआत हुई थी, मतलब यहाँ 78 में जो है ये राजा बने थे और उसी पे एक शक सावंत स्टार्ट किया गया था। इसके 3 वर्ष के बाद वो सारनाथ में बौद्ध प्रतिमा स्थापित किए थे। तो 73 हो गया, 78 में स्थापित राजा बने थे, तो 81 में ये सारनाथ आए थे। तो सही आंसर हो गया 143 का बी। 144 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है मोहम्मद बिन कासिब था। तो मोहम्मद बिन कासिब एक अरबी था, वह इराक के राजा अल हज्जा का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसे सिंध पर आक्रमण किया उसकी आयु मात्र 17 वर्ष की थी। मोहम्मद बिन कासिब द्वारा ही भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया था। कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था, ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा, ये एक अरबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 145 है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया। तो देखिए गुलाम वंश की अगर हम लोग बात करें तो 1206 से लेके 1290 तक किया गया था, इसका शासक का राज रहा था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश का स्थापना किया गया था। खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 तक किया था। और लोदी वंश के शासक ने 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक ये राज किया था। तुगलक वंश की अगर हम लोग बात करें तो 1320 से लेकर 412 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार अगर हम लोग बात करें तो तुगलक वंश का जो शासन काल था वो सबसे लंबा का था। ठीक है, तो ये लगभग कितना ये 90 साल का इसका शासक रहा था। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश लगभग 80 साल राज किए थे। खिलजी वंश की अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग 40 साल ही राज कर पाए थे। तुगलक वंश लगभग 90 साल राज किए थे इंडिया पे। तो 145 का सही आंसर हो गया डी, तुगलक वंश। तुगलक वंश का क्या था, 1320 से लेके 1412 तक। क्वेश्चन है 146 नंबर, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, किसने बनाया। तो देखिए कामरूप जो असम राज्य में स्थित है, वहाँ पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य जो है शंकर देव को दिया गया था। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। वे विष्णु या उसके अवतार कृष्ण को अपना अभिष्ट मानते थे। तो इस सही आंसर हो गया शंकर देव, 146 का शंकर देव। 147 नंबर, इसमें कहा जा रहा मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। तो देखिए मुगल शासक वास्तव में एक तुर्क की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल के नेता चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। तो सही आंसर हो गया तगताई तुर्क थे। ठीक है, क्वेश्चन है 148 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। तो ये निर्माण कराया गया था कौन, दिल्ली का किला, जिसको कुहना मस्जिद कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 148 का बी। देखिए शेर शाह का छोटा शासनकाल भारत भवन निर्माण कला के इतिहास में रहा है। किला कुहना मस्जिद जो कि दिल्ली में है, किला ये याद रखिएगा दिल्ली में है, जिसका नाम है क्या, किला कुहना मस्जिद जो कि दिल्ली में है। इसका निर्माण 1541 ईस्वी में शेर शाह के द्वारा किया गया था। यह मस्जिद अपने उज्ज्वल वास्तु जो कला है गुणों के कारण उत्तरी भारत में ऐतिहासिक भवनों में से उच्च स्थानों में गिना जाता है। तो इसका 148 का सही आंसर हो गया दिल्ली की किला कुहना मस्जिद, इसका निर्माण शेर शाह के द्वारा किया गया था। 149 नंबर, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो देखिए ये किया गया था शाहजहाँ के द्वारा। ठीक है, आगरा से दिल्ली कर दिया था। 1628 ईस्वी में शाहजहाँ
अब्बुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन अहमद साहिब किरण असनी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। आगरा में उसका राजा अभिषेक भी हुआ और इसी ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले दक्कन का सूबेदार था, बाद में वह पुनः पद पे नियुक्त किया गया, जिस पर वह उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय और मुगल बादशाह बनने तक रहा है। मुगल बादशाह में शाहजहां की अगर हम लोग बात करें तो इन्हीं के द्वारा राजधानी आगरा से दिल्ली लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर और आज के टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो देखिए, अकबर महान के द्वारा अपने साम्राज्य में जो जजिया कर समाप्त की घोषणा कर दी थी, किंतु औरंगजेब ने उसने 1679 ईस्वी में पुनः लगा दिया गया। तो ये औरंगजेब के टाइम में पुनः लगा दिया गया था। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और जो नया लोग देख रहे हैं वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ, एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।